Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and doing good. So, today, in your subject of social studies, we are studying our chapter number 17, A Brief History of India. First of all, we'll see what is history. जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में इंस्टेंटली क्या आता है? हिस्ट्री एक कहानी है हमारे पास्ट के बारे में। हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? हमारे पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। और इस पास्ट के बारे में हमें कैसे पता चलता है? हिस्टोरिकल सोर्सेस के थ्रू, चाहे वो रिटन हो या फिर ओरल रिकॉर्ड्स हो। हिस्ट्री के बारे में जो पढ़ता है, जो हिस्ट्री लिखता है, उसको हम हिस्टोरियन बोलते हैं। इंडियन हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो वो स्टार्ट होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो फ्लरिश हुई थी 3000 BC से लेके 1500 BC तक। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें दो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ मिलती हैं, हड़प्पा और मोहनजोदारो। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो दोनों ही सिटीज़ दो रिवर्स पे इस्टेब्लिश हुई थी, रिवर इंडस और रिवर रावी पे। दोनों ही सिटीज़ बहुत ही वेल प्लान थी। दोनों ही सिटीज़ में जो स्ट्रीट्स थी वो ब्रॉड थी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था। तो ये टोटली जो उस टाइम की इंडस वैली सिविलाइजेशन थी बहुत मानी जाती है इसकी प्लानिंग के लिए। इन दोनों सिटीज़ में हमें स्टैडल मिलता है जो कि मेन पार्ट है सिटी का। स्टैडल जो आप देख रहे हैं, ये जो बीच में आप देख रहे हैं, यही स्टैडल है सेंटर में। इसमें हमें पब्लिक बिल्डिंग्स मिलती हैं, बाथ, ग्रेनरीज और कुछ क्वार्टर्स भी मिलते हैं जहाँ पे लोग रहते थे। ज़्यादातर स्टैडल में उस टाइम के इन्फ्लुएंशियल लोग रहते थे। स्टैडल के इर्द गिर्द हमें कुछ हाउसेस मिलते हैं जो कि ब्रिक्स के बने हुए होते थे। और इस पीरियड में हमें ट्रेडर्स मिलते हैं, फार्मर्स और लेबरर्स। इट मीन्स लोग अच्छा खासा काम भी करते थे, वेल प्लान सिटीज़ थी उनकी, एनिमल्स डोमेस्टिकेट करते थे। After that, we see this civilization declined around 1500 BC. ये civilization decline होती है। Scholars बहुत सारे reasons हमें बताते हैं civilization के decline होने का, जैसे कि natural causes like floods, like earthquake या फिर Aryan invasion. Aryans यहाँ पे आए around 1500 BC और उन्होंने इंडिया को invade किया। आर्यंस इंडो यूरोपियन पीपल थे और इनके पीरियड को वैदिक पीरियड कहा जाता है। ऐसा माना जाता है आर्यंस यहाँ पे आर्यंस कहाँ के थे? ब्लैक सी और कैस्पियन सी का जो एरिया है इर्द गिर्द, वहाँ के थे, जो कि एरिया रशिया को भी थोड़ा बहुत कवर करता है। इट मीन्स ये लोग अराउंड रशिया के भी हो सकते थे जो कि यहाँ पे आए और इन्होंने लोकल पीपल जो यहाँ के थे, लोकल पीपल कौन थे? हड़प्पन पीपल। उनको इन्होंने सब्जुगेट किया, अपने अंडर किया और यहाँ की उनकी सोसाइटी को डिवाइड किया। खुद को इन्होंने सुपीरियर बोला और यहाँ के लोकल पीपल को क्या बोला कि आप हमसे कम हैं। कास्ट सिस्टम का आइडिया इन्होंने ही यहाँ पे लाया। आर्यंस खुद प्रीस्ट्स बन गए और दूसरे नंबर पे इन्होंने रखे रूलर्स और वॉरियर्स, जिनको हम क्षत्रिय कास्ट बोलते हैं। फिर इन्होंने रखी तीसरी कास्ट फ्री फार्मर्स या फिर मर्चेंट्स, और उसके बाद इन्होंने लास्ट कास्ट रखी कौन सी? शूद्रास की। वो लोग जिनको इन्होंने सब्जुगेट किया, अपने अंडर किया। कौन लोग थे वो? हड़प्पन पीपल। उन लोगों को इन्होंने स्लेव्स बनाया, यहाँ का अपना गुलाम बनाया। इसी पीरियड के अराउंड हिंदुइज्म भी इवॉल्व होता है। ब्राह्मण्स हिंदुइज्म पे बहुत तवज्जो देते हैं और इसी टाइम के अराउंड रामायण, महाभारत भी लिखी गई। वेदास इसी टाइम पे कंपोज किए गए, जैसे कि ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। और आर्यंस बहुत सारे गॉड्स और गॉडेसेस को क्या करते थे? वर्शिप करते थे। कुछ रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे। हड़प्पन पीरियड में ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको वर्शिप करते थे।
इसके बाद कुछ रिलीजन्स भी इवॉल्व हुए, जैसे कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म ने हिंदुइज़्म को काफ़ी ज़्यादा इनकाउंटर किया। हिंदुइज़्म से कुछ लोग भागे और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म फॉलो किया। बुद्धिज़्म को इस्टेब्लिश किया था सिद्धार्थ गौतमा ने, जो कि एक प्रिंस थे, लेकिन उन्होंने फिर इस वर्ल्डली डिज़ायर्स को छोड़ा और एनलाइटनमेंट हासिल की। एनलाइटनमेंट क्या होता है? एक्सेप्ट करना कि ये दुनिया जैसी है ये वैसी ही है, ट्रूथ को एक्सेप्ट करना। तो ये एनलाइटनमेंट की खोज में निकला और फाइनली ये एनलाइटन हुआ। इसको बाद में माना गया एज बुद्धा, क्योंकि इसने प्रीच किया बुद्धिज़्म। बाद में कुछ लोग बुद्धा को ही अपना गॉड मानने लगे। ऐसे ही जैनिज़्म को फाउंड किया महावीरा ने। और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, दैट वाज नॉन वायलेंस। ओके, 4th and 3rd century BC में we see the Indian subcontinent was united under the Mauryan Empire. अभी तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट यूनाइटेड नहीं था। अब ये एक फुल फ्लेज्ड एम्पायर में यूनाइट हो रहा है, जिसका नाम था मौर्यन एम्पायर, जिसको एस्टैब्लिश किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि बहुत ही बड़ा और पावरफुल किंग था इस एम्पायर का, जिसने एक हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश की मगध में। इस मौर्यन एम्पायर की कैपिटल थी पतलीपुत्र। ठीक है, पतलीपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर। इट वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्पायर्स अपने टाइम की। चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ के बाद इसको सक्सीड करते हैं इनके बेटे बिंदुसारा, जिन्होंने किंगडम को और भी थोड़ा एक्सपैंड किया। एक्सपैंड मतलब कुछ और एरियाज अपने एम्पायर के अंदर लाए। सबसे पॉपुलर लीडर जो इस एम्पायर के रहे हैं, पॉपुलर रूलर जो इस एम्पायर के रहे हैं, दैट इज अशोका द ग्रेट। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, लेकिन उन्होंने फिर वॉर्स नहीं लड़े, कुछ बैटल्स नहीं लड़ी। किस वॉर के बाद? कलिंगा वॉर के बाद। कलिंगा वॉर में उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लडशेड और डिस्ट्रक्शन देखा, जिसके बाद ही गेव अप फाइटिंग वॉर्स और उन्होंने उसके बाद बुद्धिज़्म को फॉलो किया। अशोका चक्र जो हम आजकल नेशनल फ्लैग पे देखते हैं इंडिया के, वो असल में धर्म चक्र था अशोका का। अशोका के टाइम पे इस चक्र को धर्म चक्र बोला जाता था, जो इसी अशोका ने ही एस्टैब्लिश किया था अपने रूल के दौरान, जो फिर आगे जाके इंडिया के नेशनल फ्लैग में रखा गया। जो आप ये देख रहे हैं ब्लू कलर का, दिस इज द अशोका चक्र। After the Mauryan Empire broke up into smaller kingdoms, it means इसका fall हुआ। Mauryan Empire ख़त्म होने लगी around 185 BC, because every dynasty has its fall। हर कोई डायनास्टी जो आई वो गई भी। और उसके बाद इसकी जगह ली गुप्ता एम्पायर ने। अराउंड 4th century AD एक नई एम्पायर आती है, गुप्ता एम्पायर, विच वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्ता। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी इन्वेंशंस हुई, डिस्कवरीज हुई साइंस और टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग, आर्ट, लिटरेचर फ्लरिश हुआ, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी फ्लरिश हुई। इट मीन्स इंडिया की बहुत सारी फील्ड्स में बहुत सारी अचीवमेंट हुई। चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता एंड विक्रमादित्य इस एम्पायर के बहुत ही मेन रूलर्स थे, इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे। और इस एम्पायर की भी कैपिटल पतलीपुत्र थी। इस टाइम के दौरान यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलर्स आए। चाइनीज़ ट्रैवलर फाहिन यहाँ पे इसी पीरियड के दौरान आते हैं। और अजंता और इलोरा केव्स महाराष्ट्र में इसी पीरियड में क्रिएट किए गए। बहुत सारे पुराणास और शास्त्रास कंपोज किए गए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस पीरियड में इस्टेब्लिश या फ्लरिश हुआ, दैट इज़ द पोइट कालिदास। कालिदास पोइट इस पीरियड की इम्पॉर्टेंट फिगर है। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ दिस पीरियड इज़ द आर्यभट्टा। आर्यभट्टा जो कि फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे इंडिया के।
Okay, that is why this period is known as the golden age of India. जब हम साउदर्न इंडिया की बात करते हैं साउथ साइड से, तो वी सी कुछ ऐसे किंगडम्स, इंपॉर्टेंट किंगडम्स फ्लरिश हो रहे थे इस टाइम पे, जैसे कि पालवास, चोलास एंड चालुक्यास. दे आर मेंशन बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे अपने टाइम पे साउथ साइड से. ओके, दिस इज इट फॉर द डे. We'll continue tomorrow. Take care. Allah Hafiz.